गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में जो पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में जो पढ़ रहे थे। पहला राजवंश गुलाम वंश था, जिसमें हम लोगों ने गुलाम वंश के अंतर्गत गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 तक शासन किया, उसके बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद दूसरा शासक आराम शाह, इसका पुत्र आया, जो 1210 से 1211 सिर्फ 1 वर्ष शासन किया, योग्य नहीं था, हमने बताया था आप लोगों को। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया, और 1236 में इसकी मृत्यु के पश्चात रुकनुद्दीन फिरोज शाह राजगद्दी पे बैठा, इल्तुतमिश का पुत्र, जिसमें योग्यता की कमी थी, और मात्र 7 महीना में राजगद्दी से उतर गया और वो अपनी पूरी शासन की सत्ता अपने माता शाह तुर्कन, जिसको मैंने बताया था, शाह तुर्कन को दे दिया था। 7 महीने के ही दौरान उसको मार करके इसके बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना शासिका बनी। रजिया सुल्ताना ने 4 वर्ष तक शासन किया, 1236 से लेकर के 1240 तक 4 वर्ष तक शासन किया इसने। यहां तक हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था कि रजिया सुल्तान किस तरीके से शासिका बनी और किस तरीके से उसने शासन सत्ता को अपने में संभाला, और किस तरह से उसने साम्राज्य को बचा के रखा, अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए किस तरह से वह भी वीर गति को प्राप्त हुई, और 40 अमीरों का जो 40 चेहलगामी जिसका स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, उनके षड्यंत्रों के चाल में फंसते हुए किस तरह से रजिया का शासन समाप्त हुआ, और किस तरह से उसको मार भी दिया गया, हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। रजिया की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का ही पुत्र बहराम शाह शासक बना। तो गुलाम वंश के अंतर्गत गुलाम वंश के ही अंतर्गत बहराम शाह 1240 में रजिया की मृत्यु के बाद 1240 से 1242 तक ईस्वी तक ये शासन किया। कौन? बहराम शाह। और ये बहराम शाह कौन था? बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। यह 1240 में शासक बना, और 1242 ईस्वी में इसको मृत्यु हो गई, इसको मार दिया गया। मृत्यु क्या हुई? हमें मार दिया गया इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। इल्तुतमिश के मौत के बाद रजिया बनी, रुकनुद्दीन बना, रजिया बनी, और रजिया के बाद 40 अमीरों ने अपना विश्वास पात्र बना के बहराम शाह को राजगद्दी पर बैठाया। लेकिन 40 अमीरों ने इसको सुल्तान तो बना दिया, लेकिन 40 चहलगामी जो था, 40 तुर्कों का जो 40 तुर्क सरदारों का जो ग्रुप था, वो इसके ऊपर हावी हो गया। जब हावी हो गया तो सुल्तान को यह पसंद नहीं आया, और शुरू में तो ये 40 जो चहलगामी थे उनके अंडर में रहकर के शासन किया।
इसीलिए भारतीय इतिहास में इसको गुड़िया शासक कहा जाता है। गुड़िया शासक, गुड़िया शासक, गुड़िया की तरह जैसे नचाना होता है उस तरह से नचा के सुशासन किया है, इसलिए गुड़िया। गुड़िया सुल्तान, गुड़िया सुल्तान, इसे गुड़िया सुल्तान कहा गया। इसीलिए गुड़िया भारत के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गुड़िया सुल्तान के नाम से हम किसको जानते हैं? तो गुड़िया सुल्तान के नाम से हम बहराम शाह को जानते हैं। बहराम शाह, तो बहराम शाह गुड़िया सुल्तान क्यों कहा गया? मैंने बताया आपको कि बहराम शाह गुड़िया सुल्तान इसलिए कहा गया क्योंकि बहराम शाह 40 जो तुर्क चिहलगामी था उनका ये गुड़िया बन करके वो जैसे वो चाहते थे वैसे वो चलाते, लेकिन समय बदला, जब इसके हाथ में सत्ता आई तो इसने 40 चिहलगामियों जो थे उनके विरोध में और उनको किनारे लगा दिया। हालांकि काम तो अच्छा किया, किंतु इसके में थोड़ी सी दिमाग की कमी थी। अगर ये कूटनीति के द्वारा ऐसा किया होता तो शायद समस्याएं नहीं आई होती, लेकिन कूटनीतिक चाल में कहीं ना कहीं ये पिछड़ गया और 40 चिहलगामियों से जब इसका विद्रोह हुआ, 40 चिहलगामियों से जब इसका मतभेद हुआ, तो 40 चिहलगामियों ने बुरी तरह से इसके विरोध में विद्रोह शुरू कर दिया और षड्यंत्र रचने लगे इसके विरोध। उसी समय पंजाब के क्षेत्र पे मंगोलों का आक्रमण हो गया और मंगोलों के आक्रमण से यह परेशान होकर के निजामुल मुल्क को इसने सरदार बनाया। निजामुल मुल्क के संरक्षण में इसने एक सेना भेजी पंजाब में मंगोलों को दबाने के लिए, लेकिन निजामुद्दीन मुल्क, जो निजामुल मुल्क था, वह कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र में और 44 चिहलगामियों के साथ, उनके विद्रोह के साथ मिल गया, धोखेबाजी की बहराम शाह के साथ और वो मंगोलों को खदेड़ दिया, राजपूतों से युद्ध किया, उनको खदेड़ दिया, लेकिन विजय प्राप्त किया, लेकिन वह बहराम शाह के विद्रोह के साथ विद्रोह में खड़ा हो गया और उसी विद्रोह में बहराम शाह से युद्ध हुआ और अंतिम में बहराम शाह मारा गया। और बहराम शाह को मारने के बाद 40 जो अमीरों का, 40 जो सरदारों का, तुर्क सरदारों का जो आपका चिहलगामी था, 40 चिहलगामी, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया और उन लोगों ने भी अपना विश्वास पात्र जो अगला शासक बना वो अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया गया। ये किसने बनाया? ये वही 40 चिहलगामी। देखिए भारतीय इतिहास में 40 चिहलगामियों का, 40 जो तुर्क अमीरों का जो एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, इतना हावी हो चुका था अब तक कि शासन सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा इनका हुआ करता था। और 40 चिहलगामियों में जब अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना तो अलाउद्दीन मसूद शाह 4 साल तक शासन किया। 2 साल मैंने बताया था 1240 से 1242 तक बहराम शाह किया, बहराम शाह को मारा गया। निजामुल मुल्क जो सेनापति था उसके विद्रोह में मारा गया और उसके मरने के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया गया, क्योंकि अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का नाती था। इल्तुतमिश का नाती, लेकिन ये बहराम शाह से उत्पन्न नहीं था।
बहराम शाही से चाचा था। तो उसने शासन संभाला। अलाउद्दीन मसूद शाह को राजगद्दी पर 40 चहलगामियों ने काबिज करवाया, बैठाया और ये 4 साल तक शासन किया, 1242 से लेकर के 1246 तक। अब एक सोचने वाली बात है कि 1240 रजिया के बाद से लेकर के 1246 का जो समय था बहुत ही ज्यादा उठा पटक वाला समय था, और ये कह सकते हैं राजनीतिक रूप में यह बहुत अच्छा समय नहीं था, उठा पटक वाला समय था। और ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप में अस्थिरता का शासन था, जिसमें षड्यंत्र ही षड्यंत्र चलते रहते थे। तो अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना 1242 से 1246, 1242 से 1246 तक। ये समय जो था अलाउद्दीन मसूद शाह का था। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह भी पूरी तरह से 40 अमीरों के अंडर में रह करके शासन करता था, और 40 अमीर सुल्तान का जो सरदार था उस समय वो था बलबन। बलबन एक इंपॉर्टेंट चीज, बलबन का प्रवेश। बलबन एक भारतीय इतिहास का दमकता हुआ चेहरा, जिसने कि मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश जो गुलामों का वंश था उसमें बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में निकलता है, हम बताएंगे आपको। बलबन का जो समय था, बलबन एक ऐसा शासक हुआ जिसने पूरी तरह से समय को और स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया उसने। और यह जब तुर्क अमीरों का जब सरदार बना तो उस समय पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से शक्ति तुर्क अमीरों के 40 चहलगामी के अंतर्गत थी, और जैसे वे चाहते थे वैसे शासक शासन करता था, और उसका सरदार बलबन बन गया। बलबन कह सकते हैं कि बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह उसके अंदर में शासन तो करता था, और अलाउद्दीन मसूद शाह जो शासन किया उसके अंतर्गत उस समय हम एक बहुत बुरी घटना देखते हैं, मंगोलों का आक्रमण। अभी मैंने बताया था कि बहराम शाह के समय में ही मंगोलों का आक्रमण हुआ, उसी तरह से अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में भी मंगोलों का आक्रमण पंजाब पे हुआ। अलाउद्दीन मसूद शाह बलबन को एक सेना का टुकड़ा दे करके इसके बाद उनके विद्रोह को दबाने के लिए, मंगोलों को दबाने के लिए, उनके विद्रोहों को दबाने के उनके आक्रमण से निपटने के लिए मंगोलों से आक्रमण किया, उसे निपटने के लिए इसने भेजा बलबन को, और बलबन वहां गया और उसने बड़ी सत्य और वीरता के साथ उसे सामना किया और मंगोलों को खदेड़ दिया। वहां राजपूतों से भी युद्ध हुई उसकी, राजपूतों को भी खदेड़ दिया। और बलबन एक शक्तिशाली शासक हुआ, लेकिन अब बलबन का जो ध्यान था वो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की ओर था, और उसने भी एक चाल चली, और चाल के अंतर्गत अलाउद्दीन मसूद शाह को राजगद्दी से उतार करके इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद को शासक बनाया। तो अगला जो शासक बना 1246 में, एक लंबा शासन किया, 1246 से लेकर के 1265 तक का शासन किया, वह था नसीरुद्दीन महमूद। तो आपने एक छोटा छोटा समय पढ़ा, 1240 से लेकर के 1242 तक बहराम शाह, 1242 से 1246 तक
अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसमें अलाउद्दीन मसूद शाह का जो समय था वो कह सकते हैं कि ये जो उठापटक का समय था उसी के अंतर्गत मान लीजिए। लेकिन एक स्थिर सरकार देने का जो काम किया वो था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन महमूद नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन NASIR है। नसीरुद्दीन NASIR UDDIN MAHMUD नसीरुद्दीन महमूद। इसका जो समय था 1246 में इसको पद से जो आपका अलाउद्दीन मसूद शाह था उसको पद से उठा करके उतार करके बलबन। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद साहब को 1246 से में मसाज गद्दी पर बैठाया, दिल्ली सल्तनत का सिंहासन पर बैठा और यह एक लंबे समय तक लगभग 19 साल तक 65 तक 65 लगभग 19 साल 19 ईयर्स एक लंबा पीरियड टाइम पीरियड होता है, यह शासन किया। लेकिन एक उल्लेखनीय चीज है कि नसीरुद्दीन महमूद शाह या नसीरुद्दीन महमूद जो था यह शासन तो किया एक लंबा समय तक, लेकिन ये कह सकते हैं कि शासन की पूरी शक्ति बलवन के हाथ में थी। एक लंबे समय तक बलवन शासन किया। अब एक रोचक कहानी हम आपको अगर सुनाएं तो एक लंबे से इतिहास को छोटे से शॉर्टकट स्टोरी में हम बताते हैं कि किस तरह से नसीरुद्दीन महमूद शाह ने 19 साल का शासन काल कैसे चलाया। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह बलवन को एक ऊंचा पद दिया, ऊंचा सम्मान दिया, क्योंकि उसी की कृपा से शासक बना था। अमीरों के अंदर का बलवन सुल्तान था और 40 अमीरों का जो चिहलगामी था, 40 चिहलगामा जो बनाया तुर्क चिहलगामी, उसका प्रभाव इतना ज्यादा था इस समय की राजनीति में कि शासक पूरी तरह से कठपुतली था और उसका सरदार 40 चिहलगामी का जो था बलवन था। बलवन को ऊंचा पद दिया गया और केवल बलवन को ही नहीं, बलवन के जो रिश्तेदार थे जिसमें कशलू खां कशलू खां और एक कशलू खां था, शेर खां, दूसरा था शेर खां, चचेरा भाई था इसका शेर खां। कशलू खां और शेर खां को ऊंचे ऊंचे पद दिए गए और भी जो इसके रिश्तेदार थे उनको ऊंचे ऊंचे पद दिए गए। बलवन को शासन की पूरी शक्ति उसके हाथ में थी, वजीर था कह सकते हैं पूरी तरह से, और पूरा वर्चस्व था, पूरा शासन सत्ता उसके हाथ में थी बलवन की। और ऐसे कंडीशन में जो एक और उस समय थोड़ी सी उसकी इज्जत थी उस समय राजनीति में, वो था इमादुद्दीन रायहन। शॉर्टकट में हम रायहन लिख सकते हैं, रायहन। पूरा नाम की अगर हम बात करें तो रायहन का पूरा नाम था इमादुद्दीन रायहन। तो इमादुद्दीन रायहन जो था उसका लोगों ने काम करना शुरू किया, भड़काना शुरू किया बलवन के खिलाफ कि पूरा शासन सत्ता तो बलवन ने ले लिया हुआ है। प्रधानमंत्री
का पूरा शासन चल रहा है, प्रधानमंत्री बना हुआ है राजा। तो इमादुद्दीन रायहान को एक यह भी कारण था कि बुरा लगा, क्योंकि जो बलवन था शासन सत्ता पूरा कब्ज करने के बाद एक क्रूर शासन चलाया, अत्याचारपूर्ण शासन चलाया, हिंदुओं का बलात् हत्या, हिंदुओं के उनकी इज्जत बर्बाद करना, लोगों का हत्याएं करना, मंदिर तोड़वाना, एक बहुत खुखार तरीके का शासन शुरू किया बलवन ने। और यह देख करके रायहान को अच्छा नहीं लगा और कह सकते हैं कि उसको कान को भरा भी गया। और रायहान ने इसकी शिकायत सरदार से की, सम्राट से की, और कह सकते हैं कि जो सम्राट था उनको समझ में आया। नसीरुद्दीन महमूद शाह ने बलवन को तुरंत पद से हटाया। अब रायहान से लोग जलने लगे उस समय, कारण कि रायहान हिंदू से मुस्लिम बना था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वह मुस्लिम बनने के बाद भी वो उसके अंदर हिंदू आत्मा थी, नहीं, पूरी तरह से मुस्लिम बन गया था। और ये कह सकते हैं कि वह उसके अंदर कट्टरता आ गई थी मुस्लिम होने के बाद। और एक कूटनीतिक चाल और अपनी बहादुरी के साथ और कर्तव्य निष्ठा, एक कुचक्र चल करके इसके बाद बलवन को बलवन की शक्तियों को छीन करके खुद शक्तिशाली बन गया और सुल्तान ने इसको शक्तिशाली बना दिया। पूरे शासन जो बलवन करता था पूरा कार्य वही करता था। लेकिन उस समय के इतिहासकारों ने इसकी बहुत आलोचना की है, लेकिन उनके इतिहासकारों की अगर हम बात न मान के उस समय की राजनीतिक गहराइयों को अगर हम देखें, इतिहास जो वर्तमान इतिहासकार हैं जिन्होंने विश्लेषण किया और जिन्होंने शोध करके देखा, तो देखा कि उस समय के जो लेखक थे वो भी इससे नफरत करते थे, जिसके कारण उस समय के लेखकों ने भी इसके बारे में बहुत बुराई लिखा है। उस समय के लोग जो थे वो बहुत जलते थे इससे, क्योंकि वो तुर्क मुसलमान थे, ये हिंदू से मुस्लिम बना था, इसलिए इसको बहुत नफरत। और ऐसा होता भी था, जो हिंदू से मुस्लिम तो बन जाते थे लेकिन उनका सम्मान कभी भी इस्लाम धर्म में नहीं होता था, और मुसलमान उसमें सम्मान नहीं करते थे, इनको नीचा ही दिखाते थे हमेशा। तो ये उसके साथ भी वैसे ही हुआ। और इसको जो रायहान था वह जितना बुराई है उसका उस समय के इतिहास में वैसा था नहीं। हाँ, एक यह योग्य, कर्मठ और ये कह सकते हैं कि इतना शक्तिशाली इंसान को पद से पदच्युत करना और उसको आसमान से पटक करके नीचे फर्श पे ला देना, एक और देखा जाए तो कह सकते हैं कि रायहान की सराहनीय काम थी, जिसको कि हम कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। तो योग्य और कूटनीतिक चाल वाला व्यक्ति था। लेकिन बाद में पुनः बलवन ने शक्ति को इकट्ठा किया और नसीरुद्दीन महमूद, जो कि कट्टरता तो उतनी नहीं थी, क्योंकि वो एक कह सकते हैं कि नियमों का पालन करने वाला मुस्लिम था। वो हमेशा पूजा पाठ में और जो कुरान की आयतें लिखने में पूरा टाइम बिताता था, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। और अब रायहान के विरोध में एक 40 चहलगामियों का एक बड़ा सा सेना इकट्ठा करके आक्रमण कर दिया बलवन। और बलवन ने जब आक्रमण कर दिया और जब ये पता चला सुल्तान को, तो सुल्तान तुरंत जाकर के बलवन के साथ संधि कर लेते और रायहान को पद से हटा करके पुनः पद बलवन को दे देते हैं और पुनः बलवन ताकतवर शक्तिशाली बन जाता है। और अपनी पुत्री का विवाह बलवन नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बलवन पुनः एक बार वही शक्तिशाली, ताकतवर, कूटनीतिक चाल का इस्तेमाल करके पुनः 40 अमीरों का सरदार और शासन का प्रमुख कूटनीतिज्ञ बन करके और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन करके शासन में, और
शासन में चलाता है। और आगे नसीरुद्दीन महमूद शाह के मृत्यु के बाद अगला शासक बलबन बनता है। तो ये इतिहास में हमने बलबन अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अध्याय में। तो आज हम लोगों ने बहराम शाह, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद, ये तीनों शासकों के बारे में पढ़ा। और 2 शासकों का समय बहुत कम था। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने शासन किया। और अलाउद्दीन मसूद शाह के सामने कितनी कठिनाइयां थी, मूल्यांकन के रूप में देखें तो शासन में बहुत बड़ा रोल इसका नहीं था, क्योंकि पूरा शासन रायहान और बलबन ने किया इसका। ये तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, लेकिन इसके बावजूद भी एक लंबा पीरियड तक इसने शासन चलाया। तो हम कहें कि नसीरुद्दीन महमूद शाह ने जो राजनीतिक उठापटक थी उसको उसने स्थायित्व दिया। तो इसलिए इसका महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय इतिहास में। लेकिन अब हम जो बहुत महत्वपूर्ण पढ़ेंगे वह बलबन पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी कठिनाइयां भी थी, विद्रोह, मंगोलों का आक्रमण और राजनीतिक जो षड्यंत्र खत्म करना और राजपूतों का हमेशा विद्रोह होना, मंगोलों का विद्रोह होना, ये सब समस्याएं थी, कठिनाइयां थी। उनकी कठिनाइयों के साथ बहुत अच्छी तरीके से निपटने में कामयाब रहा बलबन की मदद से। नेक्स्ट हम अध्याय बलबन पढ़ेंगे, एक गुलाम वंश का महत्वपूर्ण शासक। और नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बस।